हेलो दोस्तों, टैक्स वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं जिनके बारे में मैं बताऊं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत लोग इनको जानते भी हैं। अगर आप सीए इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो काफी रिकॉग्नाइज और बहुत ही पहुंचे हुए हैं। इनका पूरा नाम है सीए मनोज लांबा जी और ये सीए भी हैं, सीएस भी हैं और एलएल भी हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हर तरह की चीजों में जो पारंगत लोग होते हैं ना, सर उस तरह के हैं। और इसके अलावा सर के बारे में मैं बताऊं कि ये अभी यमुनानगर से लाइव है हमारे साथ, हरियाणा से। इसके अलावा एक ये भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम है टैक्स मित्र, टैक्स की पाठशाला। इसके अलावा सर का अपना एक ऐप भी है टैक्स मित्रा करके, जो कि प्ले स्टोर में फ्री में अवेलेबल है। आप वहां पे जाके आप देख सकते हैं और आप कह सकते हैं कि जो भी आपकी क्वेरी है सर आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। साथ के साथ सर ने अभी तक 150 प्लस आप कह सकते हैं कि इन्होंने सेमिनार कर रखा है और इंस्टीट्यूट की फैकल्टी में भी रहे हैं। उसके अलावा एक्स चेयरमैन यमुनानगर भी सर रहे हुए हैं एनआईआरसी में। यानी कि बहुत बड़ा प्रोफाइल है। जितना भी बताऊं वो कम ही है, लेकिन एक ब्रीफ करने की जरूरत है। सर अगर आप दो लाइन अपने बारे में भी बता दें मेरे व्यूअर्स को, तो फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। पहले तो टैक्स और वेल्थ के सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हिमांशु जी ने मेरा संक्षिप्त परिचय दे दिया है, ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं। लेकिन जो हिमांशु जी ने ये अभियान चलाया है टैक्स और वेल्थ के थ्रू, वो अपने आप में सराहनीय है। और लोगों को जो फाइनेंशियली लिटरेट करने का ये लक्ष्य रखा है, मेरी प्रभु से मंगल कामना है कि वो उसमें सफल हों और आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। तो सर आप पहले आप जुड़े उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये हर के लिए है। अभी तक हमारा बहुत टेक्निकल थोड़ा हुआ करता था क्योंकि हम बहुत ही टेक्निकल चीजों पे काम कर रहे हैं और वहां से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा है कि आप बिना इन्वेस्ट किए कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। सर एक रिक्वेस्ट था, अगर आप इंस्टाग्राम को देखें तो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे लाइक किया है, एक बार प्लीज आप इंस्टाग्राम भी चेक करके उस पे भी लाइव आ जाए तो हमारे व्यूअर वहां पे भी देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। आपको केवल एक्सेप्ट करना होगा सर, हमने रिक्वेस्ट भेजा है। आ गया हूं सर, मैं देखिए आगे लाइव आ गया। लाइव पे क्लिक करना है। जी सर, लाइव पे क्लिक करना है। मैं फिर से एक बार आपको लाइव भेजता हूं सर, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि हर जगह अगर हम जाएं तो इससे क्या है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं सारों हर जगह, उनका कहना था कि सर आप इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं करते हैं, तो उसको लेके थोड़ी सी उनकी। दो लोगों को देख पा रहा हूं, मैं ज्वाइंट आ रहा हूं। आप देख पा आप रहे हैं? सर आप लाइव आ गए हैं या नहीं आए हैं? मेरी फोटो नहीं आ रही इसमें। तो एक बार फिर से मैंने रिक्वेस्ट भेजा, एक बार चेक करें सर। आई थिंक कि हाँ सर, आपने मेरा आ गए आप लाइव सर हमारे साथ। ठीक है सर। अब आप सर मोबाइल रख दें और अब हम अपने बात पे काम पे आते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि कैसे आप टैक्स सेविंग करेंगे बिना इन्वेस्टमेंट को। और दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे आप सेव। सर आप वहां की वॉल्यूम को कम कर दें अपने जी मोबाइल का। कर। तो आज का हमारा जो पूरा टॉपिक है यही है कि कैसे हम बिना इन्वेस्टमेंट किए टैक्स सेव करें। साथ के साथ ये भी है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे पैसे बचा सकते हैं, टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर सीए, सीएस, एलएलबी 22 साल प्लस एक्सपीरियंस है, तो ये हमारे साथ बने रहे। अगर आपका कोई क्वेरी भी होगा तो वो भी क्वेरी हम लेंगे लाइव सेशन में। खैर सर, आप मुझे जरा बताएंगे कि जो आपने कहा था कि बिना इन्वेस्टमेंट के भी कोई टैक्स सेविंग कर सकता है, थोड़ा अटपटा नहीं है कि बिना इन्वेस्टमेंट के टैक्स सेविंग ये कैसे होगा? हाँ, सुनने में थोड़ी हैरानी होती है कि बिना इन्वेस्टमेंट के भी टैक्स सेविंग्स हो सकती है।
लेकिन इस सवाल का जवाब दूं तो थोड़ा सा पहले मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि टैक्स प्लानिंग और टैक्स जी एवेजन में थोड़ा सा फर्क है। टैक्स प्लानिंग वो होती है जो एक प्लान्ड वे से लीगल फुल मैनर में की जाती है। जी इसमें हम कोई इलीगल मीन्स यूज नहीं करते। टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स अवेजन वो होती है जहां पर कोई इलीगल तरीका अपनाकर हम टैक्स बचाते हैं। जो जी हिमांशु जी का सवाल है कि टैक्स बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे बचाया जा सकता है, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जिसका प्रयोग करके कोई भी एसएससी या कोई जी भी व्यक्ति टैक्स बचा सकता है। सर वो जरा उसको तरीके कौन बताएंगे। कौन से हैं ये अभी हम, ठीक है, लेकिन ऐसे तरीके हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। जी तो सर जरा मुझे एक पॉइंट वाइज पॉइंट जरा मुझे बताएंगे कि अगर मेरी सैलरी लेट्स अज्यूम 10 लाख रुपए है, तो एक तो है कि हम एटीसी पे आके बात करेंगे कि शेड्यूल 6 में इन्वेस्ट करके हम पैसे बचा सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो आप कह रहे हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट किए भी हम टैक्स प्लानिंग में उस टूल को यूज कर सकते हैं। जी, मान लेते हैं आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है और जी आप कोई टैक्स नहीं देना चाहते, तो क्या ये जी संभव है? तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि बिना 10 लाख रुपए की सैलरी पे भी बिना टैक्स दिए कैसे आप अपनी आयकर रिटर्न भर सकते हैं। पहला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल है HRA, हाउस रेंट जी अलाउंस। सेक्शन 10 जी सब सेक्शन 13 इनकम टैक्स में प्रावधान है। हर सैलरीड एम्प्लॉय के सैलरी में कंटेंट होता है कि उसे जी कुछ ना कुछ HRA मिल रहा होता है। लेकिन जी HRA एग्जेम्प्ट हो सकता है जब कोई व्यक्ति किराए के मकान में रह रहा है। आज यूथ ज्यादातर अपने घर से दूर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई या मेट्रोस पे सर्विस कर रहा है, जहां पर उन्हें किराए का मकान लेके ही रहना पड़ता है। जी ऐसे में जो वो किराया दे रहे हैं उसकी छूट उन्हें HRA के रूप में मिल सकती है। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो हम लेटर ऑन जानेंगे। उसके यूज करते हुए ये HRA की छूट है जो बिना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि किराया तो जी आप दे ही रहे हैं, आपने जी कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, लेकिन आप कर बचा पाएंगे। लेकिन वो लोग भी, ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिनको HRA नहीं मिल रहा है। एक सेल्फ जी एम्प्लॉयड पर्सन है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसका अपना घर नहीं है, किराए के मकान में रह रहा है, तो भी इनकम टैक्स में धारा 80 जी है, धारा 80 जी है, जिसका प्रयोग करके हमने जो घर का किराया दिया है उसकी छूट भी ले सकते हैं और अपनी कर लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो एक लम्बा सर तरीका एक बार रोकूंगा। आपका जी कहने का मतलब है कि मेरे पास की जो रेंट वाला मामला है उसमें दो तरीके हो गए। एक जी तरीका तो ये है जो सबको पता है कि एचआरए के थ्रू चले जाए। ये जी मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स होंगे वो अपने ऑफिस में एचआरए क्लेम। जो आपने दूसरा बताया, क्या ये जी सब क्लेम कर सकते हैं या कोई स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल कर सकता है? ये सिर्फ वही लोग क्लेम कर सकते हैं जिनको HRA नहीं मिल रहा। ओके, यानी आप द डबल फर्स्ट एंड बेनिफिट नहीं ले सकते, ये फॉरमोस्ट क्लियर कर HRA दो। नहीं मिल रहना चाहिए। हाँ मतलब दोनों नहीं ले पाएंगे आप। अगर सर। HRA नहीं मिल रहा है और किराया पे कर रहे हैं तो ATG का डबल बेनिफिट ले सकते हैं। सर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम से हमारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आपका फेस नहीं दिख रहा है। इंस्टाग्राम में हमारे एक व्यूअर आ गया, सर आपका फेस नहीं दिख रहा है, कृपया। यस सर, अब एकदम परफेक्ट है, उसको सामने रख ले सर। जी मैंने रख दिया है। जी सर, अब मुझे बताएं तो क्या मैं दोनों चीज क्लेम कर सकता हूँ? एक आप कह रहे हैं कि एक ही क्लेम कर सकते हैं, अगर आपने एचआरए नहीं, क्लेम कर लिया तो ये बेनिफिट आपने नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते। ओके, इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं सर? एक तो ये तरीका हो गया, इसके अलावा और दूसरा क्या तरीका, ऐसे प्रोविजन है हाँ जहां। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, स्कूल फीस भी जी जा रही है, और जी स्कूल फीस जो आपने ट्यूशन फीस के रूप में दी है उसकी रिबेट जी भी आप, उसकी डिडक्शन भी आप इनकम टैक्स बचाने के लिए ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार जी की कोई दुविधा नहीं। ओके। उस तो यानी कि एक तो वो भी ट्यूशन फी हो गया सर, ये एटीसी में जो कवर होता है आप उसी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ATC वाली ट्यूशन फीस है। इसके अलावा एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है सैलरीड एम्प्लॉइज को, उसकी छूट वो अलग से ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा और क्या क्या प्रोविजन है जहां पे कि हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जहां जहां इन्वेस्टमेंट की जरूरत मुझे नहीं पड़ रही है सर? अभी फिलहाल उसी पे पहले तो फोकस रखते हैं। ट्यूशन फीस के बारे में ही एक बात और बता देना चाहता हूँ। सपोज जी करो इसमें एक भ्रम है लोगों को कि ये मैक्सिमम 2 बच्चों तक ही मिलती है। जी
मैक्सिमम 80C में ये छूट जो है 2 बच्चों तक ही मिलती है। अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो ये छूट नहीं ले पाएगा। जी लेकिन ये एक्ट कहता है कि कोई भी 2 बच्चे आप ले सकते हो। अगर किसी के 4 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है जी। तो दोनों 2-2 बच्चों के लिए ले सकते हैं, और मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक आप ट्यूशन फीस में रिबेट ले सकते हैं। तो ये देखिए सर, यही होता है ना कि एक प्रोफेशनल के साथ काम करना और एक बिना प्रोफेशनल के साथ काम करना, यही तो बारीकियां होती है जो समझने की जरूरत होती है। नहीं तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग यही है कि मैं 2 का क्लेम कर सकता हूं, उसके अलावा कुछ है नहीं मेरे पास। एक तीसरी चीज और बता रहा हूं दर्शकों जी के लिए, ये आज के लिए सबसे बड़ा तोहफा कहिए आप। लोगों को ये नहीं पता, लोगों को ये तो पता कि अगर वो होम लोन लेते हैं और उसकी जी रीपेमेंट करते हैं तो उसकी जी एटीसी में डिडक्शन मिलती है, और इंटरेस्ट 24 में हमें डिडक्शन मिलता है। लेकिन जी उन्हें ये नहीं पता कि अगर उन्होंने इस साल घर खरीदा है और उसकी कोई स्टाम्प ड्यूटी, कोई रजिस्ट्रेशन फीस या ट्रांसफर से रिलेटेड कोई भी खर्चा दिया है तो जी वो भी धारा 80C के अंतर्गत डिडक्शन के रूप में एलिजिबल है। सपोज कीजिए सर। आपने इस साल 50 लाख रुपए का घर खरीदा जी और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 80C में पैसे ही नहीं है, क्योंकि घर खरीद लिया, सारे पैसे वहां लग गए, और से जी 7% स्टाम्प ड्यूटी है, आपने 3.5 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी के रूप में पे किए हैं, तो ठीक है 1.5 लाख रुपए बिना कुछ इन्वेस्ट किए आप इनकम टैक्स में छूट ले सकेंगे, ऐसा मेरा कहना है। सर। ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी नहीं है। जी मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, छोटा मोटा हमारा भी सेटअप है, हम भी काम कर रहे हैं और एडवाइस देते हैं लोगों को। और मतलब अच्छे खासे एडवाइस में हमारा भी काम है। ये जो आप प्रोविजन बता रहे हैं, जरा इसको एक बार फिर से ब्रीफ करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हमारे जैसे लोगों को भी इतनी इस इंफॉर्मेशन की कमी है, तो जो इस फील्ड में नहीं है, जो टैक्स प्लानिंग की चीजों को समझ नहीं पाते, उनको भी ये समझने में दिक्कत होगी। तो आपका कहना ये है कि जो स्टाम्प ड्यूटी है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि उसका भी क्लेम हम एटीसी में ले सकते हैं, राइट सर? जी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जी नहीं, कोई प्लीज सर। कंफ्यूजन नहीं है। आप पढ़ सकते हैं धारा 80C सब सेक्शन 1 सब क्लोज 18। सब क्लोज 18 में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, एनी स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और एनी अदर एक्सपेंस इन रिलेशन टू परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन ओके। अगर आपने प्लॉट खरीदा है फिर नहीं मिलेगी। अच्छा, घर ये भी खरीदा क्लियर कर। होना चाहिए, घर की स्टाम्प ड्यूटी है तभी मिलेगी, प्लॉट पे नहीं मिलेगी, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जी सर, उसके पहले आगे बढ़े, एक रितिका जी का कोई एक क्वेश्चन है, जरा अगर आप देखें कि सर प्ले स्कूल के ट्यूशन फी भी पोर्शन अलाउ है क्या? हाँ, इनका जो रितिका जी ने क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला तो ये क्वेश्चन आता है कि आप प्ले स्कूल जो होता है वो स्कूल होता है सबसे बड़ा इंडिया के क्वेश्चन अंदर यही है। जो स्टैंडर्ड है। हाँ, प्ले स्कूल इज नॉट ए स्कूल। स्कूल इज ए बॉडी या इंस्टीट्यूशन विच इज रजिस्टर्ड विद सम एजुकेशनल बोर्ड लाइक सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड और दिल्ली बोर्ड और पंजाब बोर्ड। यहाँ से एफिलेशन है, प्ले स्कूल की कोई एफिलेशन नहीं होती। वो तो लाइक ए क्रच, इट इज लाइक ए क्रच विच इज लुकिंग आफ्टर योर चाइल्ड। सो इफ यू आर पेइंग समथिंग टू योर प्ले स्कूल फीस, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर सेक्शन 80C। तो आई थिंक कि आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा कि ये जो आप दे रही हैं प्ले स्कूल को, वो अलाउ नहीं है एटीसी के प्रोविजंस में। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें। सर हमारे साथ भी बहुत लंबी दूरी तय करने वाले हैं, हम उस क्वेश्चन के आंसर भी करते रहेंगे। तो सर इसके अलावा कोई और भी प्रोविजन है जहां पे कि मैं बिना इन्वेस्टमेंट किए कोई बेनिफिट ले सकता हूँ? जी जी, दो दो और बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन हैं जो मैं मिस नहीं करना चाहता। जी प्लीज सर। एक है सेक्शन 80EE ए। सेक्शन ओके। 80EE ए, ये लास्ट ईयर से आया था, जी जिसमें आपको जो हाउस लोन के ऊपर इंटरेस्ट के लिए छूट मिलती थी वो सेक्शन जी 24 में 2 लाख रुपए तक मिलती थी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के रूप में। जी लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, मैं बात जी कर रहा हूं फर्स्ट टाइम होम बायर्स जिसके पास पहले से कोई घर नहीं है, जी और वो अफोर्डेबल हाउसिंग में कोई घर खरीदता है, जी तो उसे 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, 1.5 लाख एक्स्ट्रा। यानी हाउस लोन के लिए टोटल 2 लाख वो, और जी 1.5 लाख ये, 3.5 लाख रुपए आप अपनी इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप सर। फर्स्ट टाइम होम बायर होने चाहिए। जी
इसके अलावा भी कोई प्रोविजन है कि एक तो फर्स्ट टाइम होना चाहिए, इसके अलावा क्या और भी कोई प्रोविजन है जिसको उनको ध्यान में रखने की जरूरत है एक्स्ट्रा 1.5 लाख के प्रोविजन क्या बेनिफिट लेने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, वही बता रहा हूँ। इसमें पहला कंडीशन तो यह कि फर्स्ट टाइम होम बायर होने चाहिए। होम जी। आपने अपने पैसे हैं नहीं लेना है। इट मस्ट बी फ्रॉम बोरोड मनी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके। और लोन जो होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में सेंक्शन होना चाहिए। लेकिन इस बजट में ये 20 वाला पीरियड बढ़ाकर 21 कर दिया गया। यानी अब ओके 31 मार्च 21 तक भी आप घर खरीद लेते हैं तब भी ये 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और घर की ओके कीमत जो ध्यान से मैं बताने जा रहा हूं, घर की कीमत 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, यानी कि सर इसमें मैं अफोर्डेबल अगर हाउसिंग में आना चाहिए। अफोर्डेबल जी हाउसिंग स्कीम में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए सर, जो स्कीम है उसमें भी इसको रजिस्टर्ड होना जरूरत है? हाँ जी, जो गवर्नमेंट ने जो कम आय वाले व्यक्तियों के लिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो लेके आए हुए हैं, क्या उसमें भी रजिस्टर्ड होना चाहिए जी। या कि 45 लाख के नीचे होगा तो मुझे ही मिल जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि जो आपका बिल्डर है जिससे आप परचेज कर रहे हैं उसको एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब वो अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। आपके लिए ओके कंडीशन यही है कि जो लोन अमाउंट है 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास अपने फंड्स हैं तो आप अपने इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन लोन अमाउंट 45 लाख रुपए तक ही हो सकता है। ओके सर, इसके अलावा और क्या कोई प्रोविजन है इसमें? बस यही प्रोविजन है सर मेन जो ध्यान में रखने हैं। सर इसके अलावा और कौन से ऐसे प्रोविजन है इनकम टैक्स में जो एक कि और, बिना हाँ, एक और इन्वेस्ट किए? सेक्शन है जहाँ बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा बचाया जा सकता है। दैट इज सेक्शन 80 डबल ई बी। ओके। सेक्शन 80 डबल ई बी, दैट इज परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये भी पिछले साल ही आया। अच्छा, ईवी का इसमें जो आया क्या हुआ है, है। हाँ, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आप परचेज करते हो तो उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए की छूट सेक्शन 80 डबल ई बी में मिल सकती है। यहां पर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो रही है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की नहीं हो रही। मैं वो क्वेश्चन इवन ही यू पूछने वाला था। बाय इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइक और एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जी। इवन देन यू आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो इसमें कोई बैरिकेटिंग नहीं है कि 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो? कोई बैरिकेटिंग नहीं है। कोई बैरिकेटिंग बट इट नहीं है। इज मोटर ऑपरेटेड व्हीकल। ओके, ईवी के मोटर डिफिनेशन ऑन में डीजल कवर है। और, हाँ, ओनली कंडीशन इज मस्ट बी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके सर, इसके अलावा तो कोई मुझे नहीं लग रहा है कि कोई और प्रोविजन रह गए जहां पे कि बिना इन्वेस्ट किए हम कुछ पैसे बचा सके। इसके अलावा आपके पास कोई और तरीका हो जहां पे बिना पैसे लगाए कुछ हम बना लें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम कोई अब नहीं, बात करेंगे कि थोड़ा याद करते हैं, हर याद आता तो भी बताऊंगा मैं। नहीं नहीं, सही है सर। फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो कि अगर आप से बिलोंग करते हैं या आप टैक्स प्लानिंग में है तो ये ऐसे पॉइंट है जो कि आपको कंसीडर करना चाहिए आपके टैक्स बेनिफिट के लिए। सर अब तो इससे आगे बढ़ते हैं, अब शेड्यूल 6 में आते हैं सर। अब मुझे ये बताया कि शेड्यूल 6 का बेनिफिट मैं कैसे ले सकता हूं, क्योंकि ये आम लोगों को शेड्यूल 6 और एटीसी उतना पता नहीं, लोगों को इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा पता होता है। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें कि एटीसी एटीडी या उसकी कुछ बारीकियां बताएं कि कौन से पॉइंट हमें ध्यान रखने की जरूरत है जब हम इन्वेस्ट करें या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं या पॉलिसी खरीद रहे हैं तो उसका बेनिफिट कैसे लें और क्या क्या बातें ध्यान रखें? हिमांशु जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि जो 80C हमारा सेक्शन है, हमें ये पता है कि 80C में 1.5 लाख रुपए की छूट मिलनी है। कोई भी जी। इन्वेस्टमेंट हमारे पास है तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो इलिटरेट व्यक्ति है जिसने रिटर्न भरनी है लगता है कि इसकी मैं 80C में छूट ले। और जी। मेनली जो माना जाता है 80C का मतलब LIC हम्म। या इंश्योरेंस। मेरे पास कोई भी इंश्योरेंस है उसकी 80C में छूट मिल जाएगी। लेकिन ठीक है सर। आज मैं इतना ही बताना चाहूंगा, 80C की हर छूट सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपका हर इंश्योरेंस 80C के लिए एलिजिबल नहीं है। आप उसका कितना प्रीमियम दे रहे हैं और कितना सम एश्योर्ड है ये भी आपकी डिडक्शन को निर्धारित करता है। और ये जी। भी इस बात को भी निर्धारित करता है कि कल को ये पैसा जब आपको वापस मिलेगा क्या ये टैक्सेबल होगा, इस पे कल को बोनस मिलेगा क्या ये टैक्सेबल होगा। क्योंकि 80C में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये भी देखना है कि ऑन मैच्योरिटी आपको जो सम रिसीव्ड हो रहा है
उसमें वो टैक्सेबल है या नहीं है। एक छोटे से उदाहरण से बताना चाहूंगा, जैसे आप पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जी। उसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, उसका हम्म। इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। लेकिन यही पैसा आपने एनएससी में लगाया, नेशनल जी। सेविंग सर्टिफिकेट में लगाया, तो उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है। जी। एक की जो रिटर्न आ रही है वो टैक्सेबल है, एक की टैक्स फ्री है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना जरूरी है। सेम दूसरी चीज ये है, जैसे हम जी। मेडिकल की बात करते हैं एटीडी की, तो उसमें भी आप अपना इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको कम डिडक्शन मिलती है। लेकिन अगर आपने अपने पेरेंट्स का या अपने डिपेंडेंट्स जो आपके ऊपर आपके पेरेंट्स हैं उसका इंश्योरेंस कराया है तो आपके डिडक्शन का अमाउंट बढ़ जाता है। तो कई सारी चीजें इस पे प्लान करनी जरूरी है। इस पे हम एक एक करके आने वाले टाइम में जो टैक्स प्लानिंग के सेशन लेंगे, हम एक एक जी। पॉइंट को एक बार में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इतना ही कि आपको एटीसी में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना है कि रिस्ट्रिक्शंस तो कोई नहीं है। दूसरा, जी। आपको ये देखना है कि वो टैक्सेबल तो नहीं है इनकम। तीसरा हम्म। सबसे बड़ा सवाल जो हर आदमी के दिमाग में आना चाहिए कि किस एटीसी के मोड में जाऊं कि मेरी रिटर्न मैक्सिमम हो जाए। एक प्रोडक्ट ओके। ऐसा है जो 6% रिटर्न दे रहा है, एक प्रोडक्ट ऐसा है जो 12% रिटर्न दे रहा है। जी। तो मेरे को तो 12 वाले में जाके फायदा है ना। या एक जी। आइडल प्रोडक्ट मिक्स कैसे बनाऊं मैं। ये जी। एटीसी से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हम वन बाय वन अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, उसके पहले एक आलोक जी का क्वेश्चन अगर आप देख पाए तो जरा, अगर जी। इन्होंने कहा कि एक फ्लैट परचेज ज्वाइंटली इन द नेम ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड, 50-50 शेयर होल्डिंग, बट ऑल द बैंक लोन इंस्टॉलमेंट पेड बाय द हस्बैंड, कैन हस्बैंड कैन क्लेम प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80C एंड 24? बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर। हस्बैंड तो हर क्लेम कर सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। जो पे कर रहा है वो अपना एटीसी भी क्लेम कर सकता है और 24 भी क्लेम कर सकता है। आपने रीपेमेंट देखनी है कौन कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, दोनों लोग क्लेम ना कर ले, वो प्रॉब्लम हाँ, हो दोनों जाएगी। नहीं करेंगे। लेकिन दोनों आधे आधे किस्त दे रहे हैं। सपोज करो इस वाले केस में आपका अमाउंट बन रहा है 2 लाख की बजाय ब्याज का अमाउंट बन रहा है 4 लाख रुपए, और दोनों किस्त आधी आधी दे रहे हैं, जी। तो दोनों 2-2 लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है, लेकिन ये याद रखिए कि अगर लिमिट के नीचे हैं आप, तो आप दोनों लोग क्लेम नहीं कर सकते। एक आदमी हाँ आप जी, हाँ। आराम से क्लेम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आलोक जी। आप उसका आराम से अपने रिटर्न फाइलिंग में आप उसके क्लेम को ले सकते हैं। सर जरा आप हेल्थ के बारे में अगर कुछ बताएंगे तो, एटीडी के बारे में अगर थोड़ा ब्रीफ कर दें तो फिर हम आगे बढ़े। हेल्थ इंश्योरेंस की जहां तक बात है, हमारे पास सेक्शन है एटीडी, जी। एटीडीडी और एटीडीडीबी। तीन ठीक है सेक्शन सर। हैं जो जी। हमें हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ पे स्पेंड किए गए पैसे की छूट देती है। जी। जहां तक सेक्शन 80D का सवाल है, वो मेडिकल इंश्योरेंस की बात करता है। मेडिकल जी। इंश्योरेंस या तो आपका अपना हो सकता है, आपकी वाइफ का हो सकता है, या आपके बच्चों का हो सकता है, और आपके पेरेंट्स का भी हो सकता है। जी। एटीडी में आपको मेडिकल इंश्योरेंस के रूप में जो प्रीमियम दिया जाता है उसकी छूट मिलती है। लेकिन जी। एटीडी के संदर्भ में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एटीडी में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर आपने कैश में भुगतान कर दिया तो आपको कोई जी। छूट नहीं मिलनी है। अगर आपने कैश में हम्म। पेमेंट की है तो उसकी छूट नहीं मिलनी है। इसलिए एटीडी में अपने इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करते हुए ये हमेशा याद रखें कि उसकी पेमेंट बैंकिंग चैनल से या अकाउंट पे चेक से ही हो। और दूसरा आता है अब सेक्शन 80DD। 80DD क्या है? जी। आपके ऊपर कोई हैंडीकैप डिपेंडेंट है, ऐसा पर्सन है जो हम्म। पर्सन विद डिसेबिलिटी है। वो आपका फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, आपका पेरेंट्स हो सकता है, या आपके खुद हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इसके आपने अपने डिपेंडेंट की देखभाल की है, ऐसे एक पर्सन की देखभाल जी। की है जिसके डिसेबिलिटी है। आपने इलाज पे खर्च किया नहीं जी। किया, इसका सवाल नहीं है, इसके हम्म। प्रूफ नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन आपके जी। ऊपर जो डिपेंडेंट होना चाहिए वो व्यक्ति होना चाहिए जिसे डिसेबिलिटी है, ऐसी डिसेबिलिटीज जो एक्ट में बताई गई हैं, जो कानून में बताई गई। हम्म। इसमें दो तरह के प्रोविजन है। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से 80% के बीच में है
40% से 80% के बीच में है तो आपको 75,000 रुपए की छूट मिलती है। और अगर ये डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो 1,25,000 रुपए की छूट मिलती है। इसके लिए आपको प्रोड्यूस करना है डॉक्टर का सर्टिफिकेट, एक सिविल सर्जन का या किसी रिप्यूटेड डॉक्टर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि यू आर द पर्सन विद डिसेबिलिटी या दैट पर्सन इज डिपेंडेंट अपॉन यू फॉर हुम यू आर लुकिंग आफ्टर। तो इसमें बिल्कुल क्लियर है, आपको इस बात का प्रूफ नहीं देना कि आपने 1.25 लाख रुपया खर्च किया है या नहीं किया, या आपने कितने खर्च किए हैं। आपके ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति डिपेंडेंट होना चाहिए और डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें डिसेबिलिटी का लेवल लिखा हो। 80% से ऊपर है तो 1.25 लाख रुपया मिल जाएगा, 80% से नीचे है तो 75,000 रुपया मिल जाएगा। ये था 80DD। और तीसरा है 80DDB। 80DDB इसमें क्या है कि आपने अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट पे या अपने फैमिली मेंबर की मेडिकल ट्रीटमेंट पे या अपने पेरेंट्स की मेडिकल ट्रीटमेंट पे कुछ खर्च किया, कोई भी बीमारी होगी साल के दौरान, और आपने उसमें कुछ स्पेंड किया पैसा, इलाज, हार्ट सर्जरी हुई किसी को कोई और पथरी का पेन हो गया उसकी सर्जरी हुई, कोई और इलाज कराना पड़ गया, और उसका लिए आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अगर है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अगर है तो 40,000 रुपए बिना इन्वेस्ट किए वाले में आ गया सर। ये इलाज तो कराना ही था। अच्छा जी। तो 40,000 रुपए आपने खर्च किए हुए हैं, आप डॉक्टर की पर्ची लगा दीजिए कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरी सर्जरी हुई थी, मेरी ट्रीटमेंट हुई थी और 40,000 रुपए खर्च हुए हैं, तो यू कैन क्लेम। और ये इलाज, अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पेरेंट्स का हुआ है, अगर वो सीनियर सिटीजन हैं या आप खुद सीनियर सिटीजन हैं तो ये डिडक्शन का अमाउंट 40,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपया हो जाएगा। ओके, तो सीनियर सिटीजन के केस में सर हमारे पास 2 क्वेश्चन और है। एक तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि सर आई हैव परचेज अ हेल्थ पॉलिसी एंड प्रीमियम पेड फॉर 2 years प्लान, सो प्लीज क्लैरिफाई, कुड आई क्लेम द बेनिफिट ऑफ द ऑल प्रीमियम अमाउंट इन द सेम ईयर? सर इस पे ऐसा है कि अगर आपने 2 साल का प्रीमियम दिया है तो अगर वो आपकी लिमिट के अंदर है, से आपका 25,000 रुपए की लिमिट है और 25,000 के अंदर है तो आप उसी साल क्लेम कर लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। से आपने अमाउंट दिया है 50,000 रुपए और आप एलिजिबल है 25,000 रुपए के लिए, और पॉलिसी का प्रीमियम जो है 2 सालों का है तो 25-25 करके 2 सालों में कर सकते हैं। मतलब अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना ले कि आपको कैसे उसका क्लेम करना है। सर एक कल और व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था और उनका कहना था कि अगर मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ट्यूशन फी पेड फॉर द फॉरेन स्कूल यूनिवर्सिटी एजुकेशन आर कवर अंडर एटीसी, ये छूट गया था पहले वाले पॉइंट में मेरा। हाँ, अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगी, छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि एटीसी में बिल्कुल क्लियर है, जो स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको आप पैसा दे रहे हैं वो भारत में होना चाहिए। अगर वो इंडिया में सिचुएटेड नहीं है तो आपको एटीसी की छूट नहीं मिलेगी। दूसरी चीज यहां पर बतानी ये भी छूट गई थी कि ये कोर्स फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। अगर ये कोरस्पोंडेंस कोर्स या वोकेशनल कोर्स है तो भी आप इसकी छूट नहीं ले सकते। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बच्चा है सीए कर रहा है और सीए के इंस्टीट्यूट को जो हम फीस दे रहे हैं उसकी वो छूट लेना चाहता है, तो वो छूट नहीं मिलेगी एटीसी में। दोनों कंडीशन मस्ट है, इंडिया में होना चाहिए इंस्टीट्यूट और फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। सर इसमें एक और क्वेश्चन था कल का कि अगर एडॉप्टेड चाइल्ड है तब क्या होगा? जी मिलेगी सर, उन्होंने लिखा है एनी चाइल्ड, वहां पे कहीं भी ये डिस्टिंक्ट नहीं किया है कि लिजिटिमेट चाइल्ड है, इलिजिटिमेट चाइल्ड है, अडॉप्टेड सन है या नेचुरल सन है, नेचुरल चिल्ड्रन है, तो ऐसा कहीं डिस्टिंक्ट नहीं किया गया। तो एनी चिल्ड्रन जिसकी आप फीस पे कर रहे हैं यू कैन क्लेम। ओके सर, इसके अलावा अब मुझे और बताएं, एक तो हेल्थ हो गया, एटीसी हो गया, एक बार एटीजी को भी अगर आप थोड़ा बता दें कि एटीजी में भी लोगों ने आज के डेट में कोविड को ही देख ले, लोग हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दे रहा है, उसके अलावा पीएम केयर में दे रहा है, बहुत तरह के अभी रिलीफ काम भी चल रहा है, उस पर भी अगर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें कि कैसे इसका बेनिफिट क्लेम करते हैं तो आई थिंक कि लोगों को ये अच्छा रहेगा। सर एटीजी से पहले थोड़ा सा प्रकाश मैं और डालना चाहूंगा बिना इन्वेस्टमेंट वाली एक और प्लान पे। अच्छा प्लीज सर। एटीई सर, एजुकेशन लोन। अभी जो पहले वाले व्यक्ति का सवाल था, उनका ये सवाल था कि फॉरेन में अगर मैंने फीस दी है क्या मेरे को छूट मिलेगी?
जी। 80C में तो नहीं मिलती, 80E में मिल जाएगी अगर आप बच्चा लोन लेके पढ़ा रहे हैं। ओके। 80C में नहीं ले सकता था वो, 80E में ले सकता है अगर फॉरेन में भी पढ़ा रहा है और कोरस्पोंडेंस कोर्स भी आप कर रहे हैं, तो 80E में मिल जाएगी इंटरेस्ट की छूट अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है। और यहाँ पे एक मजे की बात यह है, 80C तो 1.5 लाख रुपए तक आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, 80E में कोई लिमिट नहीं है। सपोज किसी का बच्चा अमेरिका से MBBS कर रहा है और उसने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है, ओके। 1 करोड़ रुपए का लोन लेके बच्चे को MBBS करा रहा है, और MBBS कराने के लिए 1 करोड़ के ऊपर से 8% पे लोन हुआ था या 10% पे हुआ था, तो 10 लाख रुपए ब्याज बन रहा है 1 साल का। उसने जी। 10 लाख रुपए का ब्याज भरा है, तो ही कैन क्लेम इंटायर 10 lakhs। तो आपके कहने का मतलब है कि कोई अपर लिमिट की बैरिकेटिंग नहीं की गई है सर? नहीं, 80E में कोई अपर लिमिट की बैरिकेटिंग नहीं है, लेकिन जिस साल से आप रीपेमेंट शुरू करोगे उसके 8 साल के अंदर ही मिलेगी, मैक्सिमम 8 ईयर्स के लिए मिल सकती है। अगर आपका लोन ही 5 साल का है या 5 साल में खत्म कर दिया तो छूट भी 5 साल ही मिलेगी, जिस साल से स्टार्ट करेंगे उस साल से 8 साल तक। ओके। यानी आप कह रहे हैं कि अगर किसी ने एजुकेशन लोन ले रखा है तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उस नहीं, इसमें अमाउंट टैक्स को क्लेम प्लानिंग करने ये की। है हिमांशु जी जी कि सर। ऐसे में आपने अगर बच्चा बाहर पढ़ने भेजना है, फॉरेन स्टडीज के लिए भेजना है, किसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेजना है या किसी में भेजना है, तो हमेशा जी, लोन अवेल करके भेजिए। ये तो बच्चे को समझ में बाहर आ गया। भविष्य बनाने दीजिए, आप अपना भविष्य यहाँ बनाइए। अपने टैक्स प्लानिंग करते रहिए। हाँ जी, अपनी टैक्स प्लानिंग करते रहिए। और इसमें क्या है, आप अपनी खुद की पढ़ाई भी कर सकते हैं, आपकी स्पाउस की पढ़ाई का भी हो सकता है, आपके बच्चों का भी हो सकता है, और ओके। अडोप्टेड बच्चे का भी हो सकता है जिसके लिए आप लीगल गार्जियन हैं, ओके। तो किसी के लिए भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। और 4 भी है ना आपके, मान लो कि आप भी पढ़ रहे हैं, आपकी वाइफ भी पढ़ रही है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने का बहुत शौक है, तो सारे लोन लेके पढ़िए, सबकी छूट मिल जाएगी विदाउट तो एनी आप रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तीनों की क्लबिंग करके आप अगर 1 करोड़ की सैलरी है तो टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में सर जो हमारे यहाँ यंग जनरेशन है कहीं ना कहीं किसी बड़े यूनिवर्सिटी में वो अपने पढ़ाई कर रहे हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं उनके पेरेंट लोन लिए ही रहते हैं और लोन के थ्रू ही सारा काम होता है। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है मनोज सर का, कि अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए अच्छे से। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोन का बेनिफिट आप लेना मिस कर जाएं। अदरवाइज अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में है तो आप सोच सकते हैं कि अगर 5 लाख का भी आपने पेमेंट दिया है तो कितना बड़ा अमाउंट आप सेव कर सकते हैं। ये बहुत ही टेक्निकल है सर। इसके अलावा और भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बताएं? हाँ सर, 80G की आप बात कर रहे थे। जी सर, क्योंकि दो एटीजी अभी भी कारणों बहुत चर्चे में है। हम्म 80G 2 कारणों से बहुत ज्यादा चर्चे में है। एक तो इस समय पूरे देश पे कोविड-19 का संकट है, जी। और हर व्यक्ति, आपका एम्प्लॉयर, आपके समाज वाले और आपके प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति से अपील कर रहे हैं कि कोरोना के लिए कुछ दान दें। जी। तो एक मोरल ड्यूटी भी आपकी है जी। कि हम इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, इस संकट की जी। घड़ी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो जो पीएम केयर्स फंड है, जो स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ कोरोना बनाया गया है, उसमें अगर आपने कुछ पैसा दिया है तो वो 100% टैक्स से एग्जम्प्ट है। यानी आपने सपोज करो कि 10,000 रुपए पीएम कोरोना फंड में डाले, जी। तो 10,000 के 10,000 रुपए की छूट इसके लिए मिल जाएगी। अभी एक अमेंडमेंट और आई थी, वो अमेंडमेंट ये थी कि आप अगर 80G के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2,000 रुपए से ज्यादा कैश में नहीं दे सकते। जी। एक क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से ये भी आया है कि पीएम कोरोना फंड में अगर पैसे दे रहे हैं और आप कैश में भी दे रहे हैं, तब पे भी उस पर 2,000 वाली कैश रिस्ट्रिक्शन लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट यानी पॉइंट है सर ये, क्योंकि बहुत लोग पीएम ऐसे केयर्स भी हैं फंड जो। में भी आप कैश में दे सकते हैं। थर्ड, अभी आपको पता है कि राम जन्मभूमि का मामला भी जी। सेटल हो गया है, और हिंदुस्तान में धार्मिक आस्था बहुत ज्यादा है लोगों की राम जी के प्रति। जी। तो उसके लिए भी जो राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल बनाया गया है, उसके लिए हम्म। भी अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं इस नोबल कॉज के लिए भी, तो भी वो धारा 80G के लिए एलिजिबल होगा। ये गवर्नमेंट ने अभी 2-3 दिन पहले ही क्लैरिफाई किया है। लेकिन यहाँ पे 100% की डिडक्शन नहीं है।
यहाँ जी पे डिडक्शन 50% की। सर, हर और जगह 100% 80G दिया भी नहीं जा सकता है ना। हाँ, 80G में एक ध्यान आपने और भी रखना है जी कि जो 80G में आपको डिडक्शन मिलती है वो 10% ऑफ जीटीआई से ज्यादा नहीं हो सकती। जी यानी आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए है तो 80G में मैक्सिमम 1 लाख रुपया ही आप बेनिफिट ले पाए। जी। तो यानी आप कह रहे हैं कि ये बहुत तरह के प्रोविजंस को चेंज किया गया है, इन दोनों जो ट्रस्ट बनाए गए हैं और इनको जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो काफी उसके प्रोविजंस को सॉफ्ट किया गया है। आपके कहने का जी मतलब तो यही है सर। जी जी। इसके अलावा सर कोई और भी टिप हो जो कि टैक्स सेविंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट का भी हो, तो प्लीज आप वो भी बताएं। सर एक और सेक्शन हमारे पास हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी, हमने डिपेंडेंट की तो बात कर ली, जी अगर कोई पर्सन खुद हैंडीकैप्ड है या खुद जी किसी बीमारी से जूझ रहा है, क्या उसके लिए भी कोई प्रावधान है? मेडिकल इंश्योरेंस उस पे है नहीं, जी तो उसके लिए भी इनकम टैक्स में प्रावधान है, सेक्शन 80U। जी 80U, अगर आप खुद हैंडीकैप्ड हैं या आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जहां पे आपकी बॉडी की डिसेबिलिटी हो गई है, वही जी लेवल है, अगर आप एक ही डिसेबिलिटी से ग्रसित है या एक से ज्यादा समस्याएं भी आपको हो सकती हैं, तो वहां जी। पे स्फीयर डिसेबिलिटी और सिंगल डिसेबिलिटी की बात है। अगर आपको हम्म। स्फीयर डिसेबिलिटी है तो वहां पे भी आप 1,25,000 रुपए तक की छूट ले सकते हैं, और अगर स्फीयर डिसेबिलिटी नहीं है तो 75,000 रुपए तक की छूट आपको मिल सकती है। ओके, तो कहने का मतलब कि ये भी प्रोविजन उनके लिए है कि अगर वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम से और डिसेबिलिटी है या कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए भी जी एक प्रोविजन दिया गया है एटीयू, जहां पे आप बेनिफिट ले सकते हैं। भगवान जी। ना करे कि ये सेक्शन की आपकी यूज पड़े, लेकिन जीवन है, जीवन में कुछ भी हो सकता है। सर इसके अलावा और भी कोई पॉइंट हो जो कि आप अपना रखना चाहें टैक्स प्लानिंग के लिए? हम डिटेल में तो आएंगे कि क्वेश्चंस कोई हैं तो सर पहले ले लें। नहीं, क्वेश्चंस जो थे हमने वो साथ के साथ लेते गए, क्योंकि सेक्शन वाइज हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे थे सर, हमने उसी समय उसको लेते चले गए और वो उसी समय हमने सारी चीजें कर लिया है सर। तो इसके बेसिकली अलावा सर आप टैक्स प्लानिंग के एंगल से सेक्शन 80C के नजरिए से ही मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूं कि जी 80C में जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां पर आपको रिटर्न आनी है, तो जी आप एक आइडल मिक्स बनाइए कि आफ्टर टैक्स आपकी रिटर्न क्या आ रही है। आपके लिए जरूरी नहीं है, लोग कहते हैं 1.5 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए मैंने पीपीएफ में डाल दिया, 1.5 लाख का 1.5 लाख सीनियर सिटीजन स्कीम में डाल दिया, 1.5 लाख के 1.5 लाख की एफडी करा दी, 1.5 लाख के 1.5 लाख के मैंने म्यूचुअल फंड खरीद लिए। तो मैं यहाँ पे यही अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करता हूं, फॉर द पर्पस ऑफ 80C यू प्रिपेयर ए आइडल मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, put something in insurance, put something in FD, put something in PPF account, put something in mutual fund, which give you the maximum return. Yeah, prepare a portfolio in such a manner which will maximize your tax returns, after tax ओके। returns. यानी आपका ये भी कहना है कि सर वो ये भी ध्यान रखिए कि आप ऐसे प्रोडक्ट में पैसा रखा है जहां पे कि जब आपका उसकी मैच्योरिटी हो, वो भी टैक्स एंगल से आपको बेनिफिट दे के जाए। मालूम ये ना चले कि आपने ये तो सोच लिया कि आज ये टैक्स फ्री है, आपने पैसा लगाया, बाद में आप 30% के स्लैब में थे, मैच्योरिटी के समय आपने जितना कमाया नहीं, वो 30% के स्लैब में आपने टैक्स दे दिया। और उनके लिए तो और घातक है, जो 1 करोड़ के ऊपर है आजकल, उनके ऊपर तो बहुत तरह के टैक्सेस भी हैं। उनकी तो बहुत ही महंगी पड़ जाएगी, अगर 10% के चक्कर में हो सकता है कि उन्हें 35% 40% तक देना पड़ सकता है। तो आपको जी टैक्स जी प्लानिंग बहुत सोच समझ के और लांबा सर जैसे प्रोफेशनल से हमेशा एडवाइस लेके ही करे तो अच्छा होगा। अदरवाइज फिर भी आप जो भी आपके जानकार हो, नॉलेज वाले लोग हो, उनको जरूर एक बार समझ लें और उसके बाद ही पैसा लगाएं, क्योंकि ये पैसा आपका है। जो भी इंटरेस्ट, जो भी इनकम है, वो आप ही को आना है, और जो लॉस है वो भी आप ही के पास जाना है। तो ये सब ऐसी बारीकियां थी जो टैक्स की, जो रखने की और समझने की जरूरत थी। हम इनके जो भी प्रोविजंस है उस पे भी हम डिटेल आगे प्लानिंग में लेके आएंगे कि टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं, किस तरह से एटीसी यूज कर सकते हैं। ये सारा हम लांबा सर से आने वाले दिनों में हम ऐसे सेशन करेंगे जहां पे ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, बहुत उसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज तो हमने ओवरऑल बात कर लिया कि एक किस तरह से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, जहां बिना इन्वेस्टमेंट की भी चीजें हैं और जहां इन्वेस्टमेंट की भी चीजें। सर मनोज सर, मुझे लगता है कि हमने सारी चीजें कवर कर ली। अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा पॉइंट रह गया जो कि बाकी है, तो उसको भी हम पूरा कर लेते, क्योंकि हमने 30% का स्लैब रखा था, लेकिन ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके हैं हमारे। नहीं सर, आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड।
अगर कोई क्वेश्चन किसी का है तो ले लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम के लिए धन्यवाद करते सर हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए लिखते हैं। और आज के लिए सर आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर जो भी हरियाणा के आसपास और यमुनानगर के आसपास हो और सर से किसी तरह की क्वेरी चाहते हैं तो जरूर सर के पास जाएं। वो काफी रिकॉग्नाइज रिनाउंड नेम है वहां के लिए, और आपकी प्लानिंग में वो काफी आपकी मदद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, और हम आने वाले दिनों में रोज एक नए टॉपिक पे हम कुछ डिस्कशन लेके आने वाले हैं जब तक ये लॉकडाउन है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। नमस्कार सर।